डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम की क्लासेस। आई एम किरणजोत कौर। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका फाइनल पार्ट, जिसमें हम कर रहे थे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या है कि एक तो जो पता चल जाता है किस वॉइस रॉय किस गवर्नर जनरल के टाइम क्या काम हुआ था, और दूसरा आपकी पूरी हिस्ट्री रिपीट हो जाती है इंडियन हिस्ट्री में कि क्या पहले हुआ फिर क्या बाद में हुआ। अगर आप गवर्नर जनरल जो मैं करवा रही हूँ, अगर आप इसे भी अच्छे से पढ़ते हो तब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टोरी वाइज क्लियर हो जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, चाहे आपका एग्जाम कर लो, चाहे साल बाद हो, चाहे महीने बाद हो, ठीक है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते ही हैं। इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए, इसकी सीरियसली इसको सुनिए, इसके नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, आज हम करेंगे नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बात मशहूर है कि लॉर्ड कर्जन को आर्ट आता था कि अपने दुश्मन कैसे बनाने, कला आती थी। वो खुद ऐसे काम करते थे जिससे क्या उनके दुश्मनों की गिनती बढ़ जाती है। एक कुछ लोग एक तरह के होते हैं जो दोस्तों की गिनती बढ़ाते हैं, लेकिन लॉर्ड कर्जन ऐसे थे जो दुश्मनों की गिनती बढ़ा रहे थे। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलता है कि लॉर्ड कर्जन ने कुछ ऐसी पॉलिसियां लाए थे वो भारत में, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे। ठीक है, भारत के मैक्सिमम लोग उनके खिलाफ हो गए थे। ठीक है, क्या क्या किया था कि उन्होंने एक तो अनाउंसमेंट करी थी कि बंगाल की पार्टीशन होगी। ठीक है, बंगाल की पार्टीशन होगी, आपने बहुत सुना का, फेमस है। ठीक है, जिसको आप बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा था पहले बंगाल। ठीक है, तो बंगाल को उसने बोला दो हिस्सों में बांट देंगे। एक साइड वो होंगे जो हिंदी स्पीकिंग, जो हिंदी बोलते होंगे, एक साइड वो होंगे जो उर्दू स्पीकिंग होंगे। एक हिसाब से क्या था कि एक साइड हिंदू कर दो, एक साइड मुस्लिम कर दो। तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसका जो बीज था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जब बंगाल, उसका कई कारण थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कारण दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। लेकिन रियल रीज़न, असली कारण ये था कि बंगाल हब था। मैक्सिमम जब हम लीडर पढ़ते हैं, ज़्यादातर लीडर सारे यहीं से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का एक तो ये था कि वो लीडर्स का जो हब है उसे तोड़ना। दूसरा, अगर मैं पार्टीशन करता हूँ तो जो यूनिटी है हिंदू और मुस्लिम में वो ख़त्म हो जाएगी, जब वो कम हो जाएगी। तो ये हुआ भी, क्योंकि जब ये पार्टीशन हुई, बंगाल पार्टीशन, इसके बाद मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, मुस्लिम लीग के बनने के बाद मुस्लिम लीग ने आगे जाके डिमांड रखी टू नेशन। ठीक है, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग से सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके पाकिस्तान बना अलग से। ओके, तो ये सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का स्टेप था कि उसने बंगाल पार्टीशन करी। ठीक है, और उसने क्या करा, और भी पॉलिसियाँ लेके आया, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या था कि जो कंट्रोल होगा यूनिवर्सिटी का, स्पेशली कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, वो सारा कंट्रोल किसके अंडर आ जाएगा, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। और एक और एक्ट पास करा था, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके अंडर क्या था, जो प्रेस की पावर है, फ्रीडम है, आज़ादी है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी। और लॉर्ड कर्जन के टाइम दिल्ली दरबार किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार वो भी तब हुआ जब अभी तक क्या है कि फेमाइन चल रही है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करना मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करना, और बाहर से कोई प्रिंस और क्वीन को इंडिया में इनवाइट करना। ठीक है, और उसकी खातिरदारी करनी, तो उसमें बहुत सारा भारत का पैसा लॉस्ट हुआ था। जबकि उस टाइम जब भारत में क्या हो रहा था, लोग मर रहे थे भूख से। ठीक है, अनाज भी नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। ओके, तो ये सारे लॉर्ड कर्जन के उस टाइम के काम थे। ओके, तो अब पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस में बदलाव लाए थे, रिव्यू करा था। इसमें उसने क्या करा था कि सैलरी बढ़ा दी थी, और स्ट्रेंथ बढ़ा दी, स्ट्रेंथ मतलब गिनती बढ़ा दी थी पुलिस के। ठीक है, और ट्रेनिंग स्कूल भी खोले गए। ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। और लॉर्ड कर्जन ने और क्या, थॉमस रेले कमीशन बनाया। ठीक है, जो थॉमस रेले कमीशन था ये इसलिए था कि यूनिवर्सिटीज़ में देखने के लिए वर्किंग वगैरह, उनका काम कैसे चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में काम देख रहे, उनका वर्किंग वगैरह देखने के लिए उसने ये कमीशन बनाया था। इस कमीशन में एक ही इंडियन मेंबर था, बाकी सारे ब्रिटिश के मेंबर थे। वो एक इंडियन था, सैयद हुसैन। ठीक है, इसमें एक ही इंडियन था, इस कमेटी में इंडियन मेंबर था, कौन था, सैयद हुसैन। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, एक तो क्वेश्चन आएगा कि जो थॉमस रेली कमीशन है ये किससे रिलेटेड है,
एग्रीकल्चर से, एजुकेशन से, या फिर किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये था एजुकेशन से रिलेटेड। ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये कमीशन किससे रिलेटेड था, जिसे हंटर कमीशन हमने पढ़ा था। तो ये याद रखना कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, इसी के अंडर आगे जाके बना था यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, जो किसके टाइम हुआ था, लॉर्ड कर्जन के, जिसके अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी। इसने एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास करा था, ताकि जो एंशियंट जो पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनको सेफ रखा जा सके। ओके, और इसी के टाइम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना एट पूषा इन बिहार, ठीक है। और फेमाइन कमीशन बनाया गया क्योंकि भूखमरी फैल रखी थी। तो क्या कारण थे, ये फेमाइन कमीशन पहले भी बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम भी बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम भी बहुत लोग भूखमरी से मरे थे। ओके, इंडियन कॉइन्स एंड पेपर करेंसी एक्ट आया था इसके टाइम। ओके, पुलिस कमीशन अपॉइंट करा, ये हो गया, ठीक है। दिल्ली दरबार हुआ था इसके टाइम, जैसे कि मैं बोल रही, एक तरफ फेमाइन फैली हुई थी, मतलब भुखमरी फैली हुई थी, दूसरी तरफ दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था। पहला दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो दूसरे दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, उस टाइम में बहुत खर्चा करा गया था, ये जानते हुए कि भुखमरी फैली हुई है भारत में, ठीक है। तो ये मैंने इससे पहले भी बोला कि ये कर्जन के बारे में ये लाइन मशहूर है कि उनको पता है कि अपने दुश्मन कैसे बढ़ाने हैं, जैसे कि जेम्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, उनका भी यही काम था। और लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या अपने विचार दिए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हो चुकी थी, ठीक है, तो लॉर्ड डफिन के टाइम हो गई थी, जो वॉइसरॉय का इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफिन, ठीक है। तो उसके टाइम जो कांग्रेस बनी थी, तो आगे जाके उसने मतलब सब जो वॉइसरॉय थे उन्होंने क्या इसकी निंदा ही करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ काम की नहीं है। तो ऐसे ही लॉर्ड कर्जन ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था कांग्रेस जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है और बहुत ही शांति से मैं इसे खत्म करूंगा। ओके, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, कांग्रेस इज टॉर्चरिंग टू इट्स फॉल, आई विल गिव इट अ पीसफुल डैमेज। इसको पूछ सकते हैं कि ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन बोली थी लॉर्ड कर्जन ने। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लॉर्ड कर्जन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल की पार्टीशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम हुई। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ये 16 अक्टूबर 1905 में हुई, ठीक है, इसको पार्टीशन डे भी बोलते हैं, पार्टीशन डे भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है बंगाल की पार्टीशन किस डेट, कोई डेट पूछेगा, या फिर बंगाल की पार्टीशन किसके टाइम हुई ये पूछेगा, बंगाल की पार्टीशन का रीज़न क्या था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था लॉर्ड कर्जन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है, इसका रहा 1905 से लेकर 1910, इनके टाइम जो बंगाल की पार्टीशन हो चुकी थी, मतलब 1905 में आए थे, तो होते होते मतलब कम इनटू फोर्स हो चुकी थी। जब पार्टीशन हुई उसके कारण लोगों में बहुत गुस्सा था, ठीक है, क्योंकि लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे उस टाइम। तो लोगों ने क्या करा, गंगा में स्नान करा, प्रोटेस्ट करा, एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी, ठीक है, यूनिटी दिखाने के लिए कि हम साथ हैं, ठीक है। तो इसके कारण एक स्वदेशी मूवमेंट चली, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल की पार्टीशन के बाद कौन सी मूवमेंट चली थी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी, स्वदेश, देश का अपनाओ, मेड इन इंडिया जैसे चल रहा है, मेड इन इंडिया, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि यहाँ अपने पे निर्भर हो, बाहरले देशों पे निर्भर मत हो, ठीक है। जैसे कि जैसे आपने सुना को चाइना का बाइकाट चल रहा था कि चाइना के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी स्वदेशी मूवमेंट में बोला गया था कि हम ब्रिटिश की चीज़ें को यूज़ नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश का बाइकाट करेंगे, चाहे उनके स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने की चीज़ें हो, उनको कुछ यूज़ नहीं करेंगे, हम जो भी इंडिया भारत का बना हुआ मेड इन इंडिया सारा वही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट थी, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश को नुकसान पहुँचाने के लिए, ब्रिटिश कोई चीज़ें खरीदेंगे नहीं, उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये था, तो एंटी पार्टीशन के प्रोटेस्ट चले थे, पार्टीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चले थे कि पार्टीशन नहीं चाहिए। ओके, तो इसी टाइम क्या हुआ, जब स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी, ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल हमेशा ही मतलब बहुत नरमी से काम लेता था, मतलब जब भी उसे ब्रिटिश से कुछ कहना होता था तो वो एप्लीकेशन साइन करते थे, पटिशन डालते थे। लेकिन जो गरम दल के थे, लाल लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये गरम दल के लोग थे, ठीक है। वो जो चाहते थे कि ऐसे ही ब्रिटिश बाहर नहीं जाने वाले,
हमें थोड़ा मतलब कि गर्मी अपनानी चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट वे से सख्ती से इनके साथ पेश आना चाहिए। ओके, तो गर्म दल नरम दल के बीच में झगड़ा शुरू हो गया इस बात का कि जो स्वदेशी मूवमेंट है कि हम ब्रिटिश का बायकॉट करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है ब्रिटिश की जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनका क्या करो, बायकॉट करो और इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाए, और इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको अपनाया जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाया जाए। ओके, तो लेकिन जो नरम दल चाहता था कि इसको सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए, लेकिन गरम दल चाहता था कि स्वदेशी मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया में चलाया जाए, पूरे भारत में चलाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश का अगर प्रोडक्ट का हम बायकॉट पूरे इंडिया में करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, तभी फायदा, तभी ब्रिटिश इंडिया से जाएंगे। ओके, तो इसलिए गरम दल नरम दल में झगड़ा हो गया। तो सूरत में क्या हुआ कि सूरत में ये इन दोनों का क्या हो गया, सूरत स्प्लिट, सूरत सेशन, जैसे इनकी अलग अलग टाइम पे हर साल एक जगह होती थी जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती थी। तो जब सूरत में मीटिंग हो रही थी, सूरत में इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, गरम दल की और नरम दल की, ठीक है। तो इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, सूरत स्प्लिट, स्प्लिट मतलब अलग होना। तो कई बार क्वेश्चन आता है सूरत स्प्लिट कब हुआ, किसके टाइम पे हुआ। सूरत स्प्लिट हुआ लॉर्ड मिंटू सेकंड के टाइम पे हुआ, वॉइसरॉय के टाइम पे हुआ, ठीक है, लॉर्ड मिंटू सेकंड वॉइसरॉय के टाइम पे हुआ, ठीक है। और इसके बारे में और क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन प्रेसिडेंट था उसके टाइम, रीज़न क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब सेशन पढ़ते हो, मीटिंग पढ़ते हो, जब हर एक साल में एक बार होती है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए आपको। ओके, लेकिन हम उसकी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या क्या पता होना चाहिए उसकी भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल अलग हो गए, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीम अलग हो गए। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किसके द्वारा, मुस्लिम लीग वाज फाउंड बाय सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह के द्वारा बनाई गई ढाका में, ठीक है, ढाका कहाँ बनाई गई, 1906, ठीक है, ये दिसंबर में बनी थी, दिसंबर, ठीक है, कहाँ बनी थी, ढाका में। ओके, तो 30 दिसंबर को बनी थी, 1906 ढाका में बनी थी। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अग्गा खान, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट को बनाया गया, अग्गा खान को इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। अग्गा खान ने ही आगे जाके मतलब कि जो मोर्ले थे, ठीक है, मोर्ले मिंटू थे, इनको बोला था कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए आप अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, ठीक है, जो मुस्लिम है सिर्फ मुस्लिम को ही चुनेंगे, ठीक है। इसीलिए एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं मोर्ले मिंटू रिफॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन कौंसिल एक्ट भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, ठीक है, 1909 इंडियन कौंसिल एक्ट। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आएगा कि इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 को क्या बोलते हैं, इसको मोर्ले मिंटू रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। मोर्ले मिंटू रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मोर्ले मिंटू रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। इससे क्या हो गया कि मुस्लिम और अलग होने लग गए, ठीक है, वो अपने आप को अलग समझने लगे, क्योंकि इसके अंडर क्या था कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट को चुनना है, मुस्लिम लीडर को चुनना है, तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे, ओनली मुस्लिम, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये एक इनको जो बोला जाता है, इनको फादर ऑफ कॉम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है, फादर ऑफ कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल संप्रदाय मतलब किसी मतलब जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में डिफरेंस डालने, ठीक है, दो कम्युनिटी में। तो मोर्ले मिंटू रिफॉर्म, मिंटू क्या था, मिंटू था वॉइसरॉय, और मोर्ले क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये पोजीशन है जैसे मैंने पहले बताई थी कि ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश का एक मेंबर होगा जिसकी पोस्ट को बोला जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और मिंटू हो क्या इस टाइम कौन है, वॉइसरॉय। तो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम अपने अलग से चुन सकते हैं, तो ये डिमांड जो रखी गई थी मिंटू के आगे अग्गा खान ने रखी, जो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था, उसने बोला मुस्लिम के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बनाइए।
क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से मतलब अलग सोचती थी, ओपिनियन अलग से, वो अगेंस्ट रहती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उन्हें लगता था कि हम अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो मुस्लिम के बारे में सोचेगी, मुस्लिम के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। ओके, तो इसलिए ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम को। इसके कारण ये भी एक रीज़न था कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गैप था वो और बढ़ गया। ठीक है, एक तो बंगाल पार्टीशन के कारण, एक मुस्लिम लीग के बनने के बाद, ठीक है, जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ठीक है, वॉइस रॉय ने भी क्या करा, मिंटो ने इस चीज़ को और बढ़ा दिया कि मुस्लिम के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ओके, तो ये है। और क्या हुआ था इस टाइम, जो तिलक थे, ठीक है, तिलक को 6 साल की कैद हुई थी, ठीक है, मांडले जेल है जो कि बर्मा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कहाँ पे मतलब कि तिलक को मतलब 6 साल जेल में बिताने पड़े थे, मांडले में, मांडले कहाँ, बर्मा में, क्यों, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उनका जो केसरी न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो कि केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, ये भी आता है, केसरी न्यूज़पेपर जो तिलक जी का था वो मराठी लैंग्वेज में था, तो उन्होंने उसमें ब्रिटिश के खिलाफ मतलब पब्लिश करा था। उसमें क्या बताया कि कैसे बंगाल पार्टीशन में कैसे मतलब ये मतलब जो ब्रिटिश है मतलब अत्याचार कर रहे हैं, कैसे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा, ठीक है, कैसे इंडिया का लॉस कर रहे हैं। तो जो क्योंकि ये था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रेस एक्ट पास करे थे, जैसे मैंने पिछले बताया था कि आप मतलब जो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लिख सकते। कोई भी लोकल न्यूज़पेपर अगर ब्रिटिश के खिलाफ लिखता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसका न्यूज़पेपर बैन किया जाएगा। ओके, तो इसी के कारण इन पे सेडिएशन का केस हुआ था। सेडिएशन केस होता है एंटी नेशनल एक्टिविटी, जब देश के खिलाफ लिखना हो। तो ब्रिटिश के खिलाफ लिखना भी उस टाइम क्या था कि एक क्राइम माना जाता था। तो तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर में जो केसरी न्यूज़पेपर था जो मराठी लैंग्वेज में था उसमें ब्रिटिश के खिलाफ लिखा था, जिसके कारण उनको 6 साल की कैद हुई थी मांडले जेल में। ओके, तो ये भी किसके टाइम हुआ था, लॉर्ड मिंटो के टाइम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो के टाइम स्वदेशी मूवमेंट हुई, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम को, और तिलक जी को 6 साल की सजा हुई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से लेकर 1916 तक ये वॉइसरॉय रहे ब्रिटिश इंडिया के टाइम। तो इन्होंने एक बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल अलग से बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई, ठीक है, रियासत मतलब राज्य, स्टेट जैसे बना देते हैं वैसे बनाई, और कैपिटल को ट्रांसफ़र करा कलकत्ता से दिल्ली को। ओके, और इनके टाइम जो किंग जॉर्ज भी आए थे, ये तीसरा दिल्ली दरबार हुआ, ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ, ठीक है, ग्रैंड दरबार। अभी क्या, जैसे क्या एक तरफ भुखमरी फैली हुई जैसे मैंने पहले बोला, तो ये तीसरा दिल्ली दरबार किया गया जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा गया, ये जानते हुए भी कि भारत के बहुत सारे लोगों को तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ओके, तो ये दिल्ली दरबार किया गया किंग जॉर्ज वी के आने की खुशी में। ओके, ये तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। और इसी टाइम क्या हुआ, बंगाल की जो पार्टीशन की थी, बंगाल को जो 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है, उसको दोबारा वो जो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन करी थी उसको वापस ले लिया गया, उसको ख़त्म करके बंगाल को दोबारा यूनाइट कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। ओके, तो ये मैंने बता दिया, दोबारा प्रिंट हो गया, कलकत्ता तो दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। और गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, ये कई बार आया, एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर, ठीक है, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को, और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम के। और इसी टाइम हिंदू महासभा बनी थी, किसके द्वारा बनाई गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आ भी चुका है कि हिंदू महासभा किसने बनाई थी, जैसे आर्य समाज किसने बनाया था, ब्राह्मण समाज किसने बनाया था, कुका मूवमेंट, नामतरी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट। तो ऐसे करके इनके फाउंडर आपको पता होने चाहिए कि इन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे, ठीक है। वैसे ही कि ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदू महासभा कब बनी थी, 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलकत्ता तो दिल्ली शिफ्ट कर लिया, गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई, ओके, और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था इनके टाइम। ओके, तो ये था। तो और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 1911 में बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी उसको वापस ले लिया गया, मतलब फिर से यूनाइट कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। और बंगाल पार्टीशन को वापस कब खत्म हो गया था, मतलब यूनाइट दोबारा इकट्ठा कर दिया गया था 1911 में।
उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड कैम्पसफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड कैम्पसफोर्ड के टाइम बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि इस टाइम जो गांधी ईरा, यहाँ से गांधी ईरा स्टार्ट हो जाएगा। गांधी ईरा मतलब इसके बाद गांधी जी भारत आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। उनके आने के बाद जितने भी प्रोटेस्ट होंगे या मूवमेंट्स होंगे, आंदोलन होंगे, ठीक है, वो गांधी जी के द्वारा मतलब लीडर जो रहेंगे वो गांधी रहेंगे। ओके, तो उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत, ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी के आने के बाद जो आंदोलन हुए उनके बारे में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो गांधी ईरा आप अच्छे से पढ़िए, मतलब 1915-16 के बाद अच्छे से आपको पढ़ना है। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश के आने के बाद ही आपको अच्छे से पढ़नी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। गांधी ईरा, जब गांधी भारत आने थे उससे पहले होम रूल मूवमेंट चलाएगी, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है कि होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाएगी। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, एग्जाम में कई बार आया होम रूल मूवमेंट। अब तिलक जो थे जेल में थे 6 साल, ठीक है, जेल मतलब जेल से बाहर आए तो पहले क्या था, तिलक जो थे गरम दल के थे। तिलक का ये था कि हमें तो क्या है कि जो फ्रीडम है वो हमारा बर्थ राइट है, ठीक है, वो हमें मिलना ही चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये उन्हीं का कहना था कि जो मतलब आज़ादी है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। लेकिन जब जेल से वापस आए वो थोड़े ठंडे हो गए, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हाँ हमें मतलब कि अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश चलाना है, लेकिन ऊपर अगर ब्रिटिश रहेंगे तो ठीक है, चलेगा। ओके, तो होम रूल मूवमेंट में वो गर्म नहीं थे, मतलब ये नहीं थे आज़ादी चाहिए, इसमें सिर्फ वो लोगों को जागरूक कर रहे थे अपने कल्चर के प्रति, ठीक है, कि हमें कैसे मतलब इंडिपेंडेंट अपना सेल्फ आत्मनिर्भर होना है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाई गई थी 1916 में। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्या है, गांधी भारत आ गए, गांधी इंडिया में आ गए, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया 1916 में। फिर उन्होंने 3 लोकल सत्याग्रह करे। लोकल सत्याग्रह का मतलब कि कोई बड़े लेवल के नहीं करे, सिर्फ उसी जगह पे वो मतलब आंदोलन किए गए जो ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने पूरे भारत में जो आंदोलन करा वो पहला था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो उन्होंने के लोकल सत्याग्रह थे वो कौन कौन से थे, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके, मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं और एग्जाम में आया भी है, जो पंजाब के एग्जाम हुए हैं या फिर जहाँ सेंटर के एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो पहला उनका था चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। ये 3 थे जो लोकल सत्याग्रह माने जाते हैं, जो छोटे लेवल पे उन्होंने करे थे, ठीक है। जब ये सक्सेसफुल हुए तब उन्हें लगा कि पूरे भारत में आंदोलन करना है, ठीक है। तो वो पहले क्या था, उन्होंने जज करा कि कैसे यहाँ पे आंदोलन करना चाहिए, क्या नेचर है, क्या कंडीशन चल रही है भारत की। तो उन्होंने 1 साल बाद, ठीक है, टाइम लेके फिर आंदोलन करा था। ओके, तो इनके टाइम हुआ था नॉन कोऑपरेशन। तो इन्होंने बड़ा जो पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया नेशनल वाइड जो आंदोलन हुआ वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद दांडी मार्च हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो ये थे इनके टाइम। मॉन्टेग्यू अगस्त डेक्लरेशन, ठीक है, इसमें मॉन्टेग्यू थे वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट मैंने बताई थी बार बार, एक होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक है वॉइसरॉय, ठीक है। वॉइसरॉय के बारे में पढ़ रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं। तो ये इंडिया आए थे तो इन्होंने बात करी गांधी से, जिन्ना से, ठीक है, तो कैसे हमें मतलब कि भारत में जो पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, राजनीति है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उस सब पे डिस्कशन करने आए थे। तो इसमें उन्होंने बोला था कि हम जो है इंडियन जो है उनकी मेंबरशिप और बढ़ा देंगे, रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा देंगे, ठीक है, कि मतलब जो इंडियन काउंसिल वगैरह है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है उसमें इंडियन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगी। तो इसको उन्होंने बोला था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे, मतलब कौन, ब्रिटिश। ओके, तो इस टाइम कई कुछ और भी हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार आता है। तो ये टॉपिक्स तो आपको ज़रूर पढ़ने एग्जाम में, ठीक है। इसे रॉलेट एक्ट आया था इस टाइम, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या था
कि अगर ब्रिटिश को किसी पे थोड़ा सा भी शक है कि ये किसी क्राइम में है या नहीं है, ठीक है, उनको अगर डाउट भी है, ठीक है, फिर भी उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, उनका कोई ट्रायल नहीं चलेगा, उनको मतलब मौका नहीं दिया जाएगा कि मतलब वो अपनी कोर्ट में जाके अपनी मतलब जो वो बेकसूर है वो साबित कर सके, ठीक है, सीधा उनको जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल, ठीक है। रॉलेट एक्ट ये था कि अरेस्ट करना विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो इस पर काफ़ी विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का। तो रॉलेट एक्ट के बाद पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा था, किसने गोलियां चलाई थी, किसने ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, ओके। तो ये किसके टाइम हुए, दोनों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम हुआ है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जिसमें इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने काफ़ी यूनिटी दिखाई थी इस मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत मूवमेंट, जो कि किसके खिलाफ था, ब्रिटिश के खिलाफ था, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ सैडलर कमीशन बनाया गया। सैडलर कमीशन किसके लिए था, फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये कमीशन किसके लिए बनाया था, एजुकेशन मतलब सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए, ओके। तो इसी टाइम तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी अगस्त 1, 1920 को, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा, ठीक है, पहली बार किसी इंडियन को एसपी सिन्हा गवर्नर बनाया गया, कहाँ का, बिहार का, ठीक है, कहाँ का गवर्नर बनाया गया, एसपी सिन्हा वाज द गवर्नर ऑफ बिहार, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश के टाइम कौन इंडियन था जो फर्स्ट टाइम गवर्नर बना था, फर्स्ट गवर्नर बना था ब्रिटिश के टाइम, एसपी सिन्हा, कहाँ का, बिहार का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम रूल मूवमेंट आई थी, गांधी इरा स्टार्ट हुआ, गांधी भारत में आए थे, अहमदाबाद चंपारण खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी, ओके। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने। नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग वॉइसरॉय रहे 1921 से लेके 1926, ठीक है। इनके टाइम क्या हुआ, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो यूपी का एक गांव, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं था, इतिहास में अपना नाम बना गया, क्योंकि जो यूपी में चोरा चोरी एक गांव है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिश के साथ जो वहाँ के विलेज थी उनकी झड़प हो गई, जिसमें उन्होंने पुलिस थाने को आग लगा दी, ठीक है। तो ये इसके कारण गांधी जी बहुत निराश हुए, क्योंकि गांधी जी का एक मतलब कि वो था, प्रिंसिपल था, सिद्धांत था कि नॉन वायलेंस, हम अहिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी होगा प्रोटेस्ट हम करेंगे शांतमय ढंग से करेंगे, ठीक है। अगर हमने मतलब कि वही ब्रिटिश वाला पॉलिसी अपनाई तो फिर हम ये वहीं पे उसको रोक देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंसिडेंट के कारण, चोरा चोरी के इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ओके। तो इसी टाइम मोपला रेबिलियन हुआ था, मोपला केरला में एक दंगे हुए थे, जैसे रिवोल्ट हुआ था। तो इसमें क्या था, ये था कि जो लैंडलॉर्ड थे उस टाइम, जमींदार जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, और जो खेती करते थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। उनके बीच में ये झड़प हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इस पर भी गांधी जी आगे पहुंचे थे तो इसको सॉल्व किया था। ककोरी ट्रेन कॉन्फ्रेंस हुआ था, ककोरी ट्रेन लखनऊ की जगह, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन को लूटा गया था, ब्रिटिश की जो थी, ब्रिटिश का उसमें खजाना था, जो ब्रिटिश का वो खजाना था, इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली भी भारत का ही खजाना था, ठीक है। तो इसको लूटा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफुल्ला खान, ठीक है, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था ककोरी ट्रेन रॉबरी में, ठीक है, 1925। ये नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर हो गया इस टाइम 1926 में। जो स्वामी श्रद्धानंद थे, ये आर्य समाज या दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाई थी, गो बैक टू वेदा, जिसमें मतलब उन्होंने अपने कल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए और अपने कल्चर के साथ जुड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया था, ठीक है। तो उसी के साथ जुड़े हुए थे स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, जिसे हम आजकल यूपीएससी का एग्ज़ाम बोलते हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं, तो उस टाइम ये एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में होता था, इंग्लैंड में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बार बार मतलब कि बोलने पे, ठीक है, बार बार डिमांड करने से ये एग्ज़ाम दिल्ली में भी होने लग गया, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम लॉर्ड्स हार्डिंग के टाइम लंदन और दिल्ली दोनों में होता था, ठीक है। इसी टाइम लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही 1921 में
कम्युनिस्ट पार्टी बनी, किसके द्वारा बनाई गई? एम.एन. रॉय के द्वारा इन ताशकंद। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय द्वारा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान का आइडिया किसका था? आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनाने का आइडिया किसने दिया? ठीक है, ये आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का पिता किसे बोलते हैं? ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर को। वैसे आइडिया किसने दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? एम.एन. रॉय ने। ओके, तो जब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी, जो कि पूरी तरह से मतलब पूरे जोश में लोग थे कि अब तो ब्रिटिश भारत में हम बाहर भगा के छोड़ेंगे। लेकिन जब गांधी ने अचानक चोरा चोरी के इंसिडेंट के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उसके कारण बहुत सारे लीडर नाराज हो गए थे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में गांधी ने बोला था कि जिसको मतलब लोगों ने अपनी पोस्टें छोड़ती थी। जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने कौंसिल से रिज़ाइन दे दिया था, स्कूल कॉलेजों में बच्चों ने रिज़ाइन दे दिया था, जो जॉब करते थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। उनके ये डिसीज़न के कारण बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो जो इसीलिए कि लेकिन जो जैसे गांधी ने बोला था कि हम मतलब इंडियन कौंसिल, जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कौंसिल है, उसको दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लीडर थे जो इस बात के खिलाफ थे, तो इसीलिए उन्होंने जब ये वापस ले लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी, जैसे कि स्वराज पार्टी। किसके द्वारा बनाई गई थी? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1922 में। ठीक है, क्योंकि और सारे मेंबर कौंसिल से इस्तीफा दे चुके थे, तो अलग से इन्होंने पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो ये था। डिसीजन वाज टेकन टू होल्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी टाइम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना हुई थी 1925 में। ठीक है, श्रद्धानंद का मर्डर हुआ था, ये मैंने बता दिया। तो ये थे इस लॉर्ड हार्डिंग के टाइम कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ठीक है, जो ICS का एग्ज़ाम है वो लंदन में भी पहले होता था, दिल्ली में भी होने लग गया था। और स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी जो C.R. दास ने करी थी, तब क्योंकि गांधी जी, कुछ लोग थे जो मतलब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद जेल में गए थे। तो कुछ लोग थे जो मतलब गांधी जी के आइडिया के साथ थे कि जब गांधी जी बोलेंगे तभी हम मूवमेंट चलाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, जो चरखा पॉलिसी थी कि लोग खादी इंडस्ट्री, मतलब हम गाँव में जाके काम करेंगे, जो हरिजन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था गांधी जी के द्वारा कि जो लोअर कास्ट है, ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ खाना पीना, लोगों को जागरूक करना, वो काम करेंगे। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लीडर थे। लेकिन कुछ ऐसे लीडर थे, उन्होंने बोला कि हम अगर पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिव रहते हैं तो तभी हमें ब्रिटिश की पॉलिसी का पता चलेगा कि ब्रिटिश कैसे काम करती है, और हम पार्लियामेंट में जो भी ऐसे मुद्दे होंगे तो उनके खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए C.R. दास का ये आइडिया था कि हमें पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पॉलिटिकल एक्टिव रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। ओके, तो बाद में गांधी जी भी सहमत हो गए थे इस आइडिया से। लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 तक रहे। ठीक है, लॉर्ड इरविन जब भारत में आए थे तो इनके रिलेटेड जो भी हिस्ट्री में हुआ वो हम पढ़ेंगे। जैसे लॉर्ड इरविन के टाइम साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था कि ये हमारे संविधान बनाने आए थे, भारत का संविधान बनाने आए थे। लेकिन इसमें जो लोग थे वो सारे गोरे थे, वाइट पीपल थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसलिए इसका विरोध हुआ था कि आप भारत का संविधान बनाने आए हो लेकिन इसमें भारत का तो एक भी आदमी नहीं है। ठीक है, तो भारत का संविधान बनाओगे तो भारत के लोग तो होने ही चाहिए, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है, इसे स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका विरोध किया गया था, बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठियां लगी थी और लाठियों के कारण वो शहीद हो गए थे। ओके, उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, लखनऊ में मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसमें ठीक है जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने सोचा चलो ठीक है, अगर भारतीय संविधान आपको ही बनाना,
क्योंकि ब्रिटिश सोचते थे कि भारतीय इतने काबिल नहीं कि अपना संविधान खुद बना सके। लेकिन अगर उनमें है वो बात, ठीक है, एफर्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, वो हमें मतलब बना के ब्लूप्रिंट तैयार करके दें कि हमारा संविधान हम ऐसा तैयार करना चाहते हैं। तो इसीलिए लाहौर में जब मीटिंग हुई तो नेहरू अपनी रिपोर्ट लेके आए। नेहरू मतलब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी ड्राफ्ट पेश करा कि हम ऐसे संविधान लाएंगे, लेकिन वो नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा, स्पेशली जिन्ना के द्वारा, ठीक है, जो मुस्लिम लीग के थे, क्योंकि वो सोचते मुस्लिम का नहीं सोचा गया उसमें। तो हिंदू महासभा ने विरोध करा था कि हिंदुओं का नहीं सोचा गया, ऐसे करके सभी ने कुछ ना कुछ उसमें मतलब कि ब्लेम करा था उस रिपोर्ट में। इवन जो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का विरोध करा था, क्योंकि इसमें ये बोला गया था डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए, मतलब हम मतलब सरकार तो अपनी चलाएंगे, लेकिन ऊपर ब्रिटिश रहेगा, ब्रिटिश का अधिकार रहेगा हम पे, ठीक है। तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी का ये कहना था कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम डोमिनियंस स्टेटस हमें नहीं चाहिए। ओके, तो इसके बाद एक कमीशन भी बनाया गया था, हॉलकॉट बटलर, ठीक है। ये यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, और दूसरे भी एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो बटलर कमीशन था, बटलर कमीशन किससे रिलेटेड था? मतलब इंडियन के साथ, मतलब जो इंडियन रियासतें, भारतीय रियासतों का ब्रिटिश के साथ अच्छे रिलेशन बने रहे, इसलिए ये कमीशन आया था। ओके, इसी टाइम क्या हुआ था, इसी टाइम जो सॉन्डर्स था, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया गया था, जो कि एसीपी था लाहौर का, ठीक है। ये इसका क्या इंसिडेंट था कि जो भगत सिंह थे, राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, उन्होंने क्या था कि उन्होंने बदला लेना था लाला लाजपत राय की डेथ का, ठीक है। क्योंकि जो जेम्स कोर्ट था, एक्चुअल में मारना उनको जेम्स कोर्ट को था। जो जेम्स कोर्ट था वो जिम्मेवार था कि लाठीचार्ज उसने करवाई थी लाला लाजपत राय जी के पे, जिसके जख्मों के कारण उनका देहांत हो गया लाला लाजपत राय का। इसलिए वो मारने जेम्स कोर्ट को गए थे, लेकिन उन्होंने किसको मार दिया? सॉन्डर्स को, जो कि एसीपी थे लाहौर के, ओके, 1927 में। और इसी टाइम, ठीक है, जब मैंने जैसे बोला कि नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट जब मीटिंग हुई, सेशन हुआ, ठीक है, लाहौर में जब मीटिंग हुई, तो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया कि मतलब पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई, किस साल रखी गई, किसके द्वारा रखी गई। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर सेशन में रखी गई 1929 में। ओके, जिसमें ये बोला गया कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मतलब अधीनता नहीं चाहिए, ब्रिटिश के अंडर काम नहीं करना। ओके, तो गांधी ने बोला कि अभी 2 साल तक हम वेट करते हैं कि ब्रिटिश का क्या रहता है रवैया हमारे साथ, उसके बाद हम कोई बड़ी मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन लॉन्च करा था। लेकिन जो यूथ कांग्रेस थी, मतलब जो नौजवान थे जो कांग्रेस में, उन्होंने बोला कि नहीं, 2 साल बहुत लंबा टाइम है, 1 साल का टाइम देते हैं। तो फिर 1 साल का टाइम दिया गया, ठीक है। 1929 में ये हुआ था मीटिंग, ठीक है, उसके बाद 1 साल का टाइम दिया गया। जब 1 साल टाइम तक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ ब्रिटिश का, ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या करा, डांडी मार्च लॉन्च करा, ठीक है। डांडी मार्च में उन्होंने चुना साल्ट, किसको चुना? साल्ट को, नमक को। उन्होंने बोला कि जो साल्ट है उस पर जो टैक्स लगता है वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। साल्ट तो फ्री है, ठीक है, समुद्र से आता है, तो हमें मतलब उस पर ब्रिटिश को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसलिए उन्होंने डांडी मार्च करा था। डांडी मार्च 1930 को, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सारी पार्टियों ने पार्ट लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बायकॉट करा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? फर्स्ट राउंड टेबल की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, मतलब लंदन में, इंग्लैंड में इनवाइट किया गया भारतीय लीडरों को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी सभी के लीडरों को इनवाइट किया गया कि आप बराबर हमारे साथ बैठिए, अपनी डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या हमारी तरफ से क्या रिफॉर्म होने चाहिए। ब्रिटिश भी नहीं चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनको मिले, लेकिन हम जो थोड़ी बहुत ही मांगे वो आपकी मान लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस में उसने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो डांडी मार्च कर रहे थे, क्योंकि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। ओके, तो लेकिन जब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, लंदन में हुई,
तो उसमें कांग्रेस नहीं आई, तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस उस टाइम मेजर और इम्पोर्टेंट और पावरफुल पार्टी थी, तो फिर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहती थी कि कांग्रेस का आना ज़रूरी है। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें उन्होंने बोला कांग्रेस का आना ज़रूरी है। इसलिए जब ये वॉइस रॉय थे, लॉर्ड इरविन को बोला गया कि आप गांधी से बात करो, ठीक है, उनके जो भी डिमांड्स है उनकी डिमांड पूरी करो और उनको मनाओ कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, इसलिए गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है 1931 में। इसमें गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी थी, ये इस टाइम जेल में थे, तो इन्होंने कुछ डिमांड रखी जो कि इरविन ने मान ली थी। लॉर्ड इरविन ने मैक्सिमम डिमांड इनकी मान ली थी। ठीक है, तो इसलिए फिर गांधी जी मान गए थे कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम क्या हिस्सा लेंगे। ओके, तो जब ये मीटिंग हो रही थी उससे पहले जब लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई। ओके, डांडी मार्च किया गया इलीगल साल्ट के खिलाफ, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रावी नदी, रिवर रावी, ठीक है, रावी नदी के किनारे पे, ठीक है, लाहौर में 1 जनवरी 1930 को झंडा लहराया था, जिसमें मतलब बोला ये हमारे देश का झंडा है, तो हम क्या है आज़ादी लेके रहेंगे। ओके, इंडियन यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी 1928 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो ये सब हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम। ओके, लॉर्ड इरविन के टाइम क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था, नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिन्ना ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, 14 पेज रिपोर्ट थी, 14 पॉइंट्स रिपोर्ट थी, वो भी रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद लाहौर सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, इसीलिए हम 26 को ही, ठीक है, ये 26 को ही हुई थी और 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, इंडियन रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जिसमें गांधी जी को मनाया गया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जो आगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो ज़रूर हिस्सा ले। ठीक है, और नेहरू ने झंडा लहराया था रावी नदी के कंढे पे, किनारे पे। ओके, तो ये थे लॉर्ड इरविन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, 1931-1936। ठीक है, इस टाइम क्या हुआ कि अब जैसे मैंने बोला पीछे कि लॉर्ड इरविन ने मना लिया था गांधी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, और जो उनकी मूवमेंट चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रही थी, ठीक है, उसको उन्होंने वापस ले लिया था क्योंकि उनकी डिमांडें मान ली गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में जाके भी वो निराश हुए थे क्योंकि वहाँ पे जो पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने बोला कॉमनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। कॉमनल अवार्ड में क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको हम सेपरेट सीट देंगे। ठीक है, जैसे मुस्लिम को मिली थी सेपरेट इलेक्टोरेट, ऐसे जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे लेंगे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे क्योंकि वो बोलते हैं ऐसे तो भारत में तो जो यूनिटी है वो तो खत्म ही हो जाएगी। पहले मुस्लिम को अलग से दे दिया, ठीक है, फिर एंग्लो इंडियन, फिर क्रिश्चियन को, फिर सिख को, फिर डिप्रेस्ड क्लास को, ऐसे हम अलग अलग अगर सेक्टर बांट देंगे तो ये जो यूनिटी है ये आगे जाके बढ़ेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी क्योंकि सबका अलग अलग क्या बन गया, कल्चर, रिलीजन, अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ठीक है, तो गांधी इसके खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए कॉमनल अवार्ड इसके बोलते क्योंकि संप्रदाय को फैलाना, एक तरफ से मतलब कम्युनिटी को अलग अलग करके, ठीक है, उनको डिवाइड कर देना कि आप अलग हो एक ही देश के अंदर। ओके, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे, लेकिन BR अम्बेडकर इसके मतलब पक्ष में थे क्योंकि वो जानते थे कि डिप्रेस्ड क्लास है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, तो उनको भी वो मतलब जो स्टेटस या इज्जत है, जो मान सम्मान है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आगे जाके पूना पैक्ट साइन हुआ था क्योंकि गांधी जी ने क्या करा था, गांधी को जब जैसे ही वो भारत में आए तो वो बिल्कुल खुश नहीं हुए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बोला मैं फिर से ये मूवमेंट जारी रखूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन आते ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, मैक्सिमम लीडर को अरेस्ट कर लिया गया ताकि ये मूवमेंट कैरी ऑन ना रहे। ओके, तो लेकिन उन्होंने क्या करा, जेलवाड़ा जेल में जब उनको रखा गया तो उन्होंने मतलब वो वर्त रख लिया, फास्ट डन टू डेथ हुई, मतलब कि वो भूख हड़ताल रख ली उन्होंने कि मैं
मरते दम तक, जब तक मैं मरता नहीं तब तक मैं भूखा रहूँगा अगर आपने इस चीज़ को वापस नहीं लिया कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट मतलब मिलेगी रिकॉग्निशन जैसे मुस्लिम को मिली है। ओके, तो ये जैसे कि B.R. अम्बेडकर इसके पक्ष में थे। ओके, तो इसलिए पूना पैक्ट साइन हुआ कि B.R. अम्बेडकर को ये लगा कि अगर गांधी जी की भूख हड़ताल के कारण मर गए तो सारा इल्ज़ाम उन्हीं पे आ जाएगा, तो इसलिए पूना पैक्ट, पूना में मतलब पूना पैक्ट हुआ। इसमें गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में सहमति हुई बात को लेके। तो इसमें ये बात मतलब रिजल्ट निकला कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन जैसे सेपरेट, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है तो ऐसे करके इनको एडिशनल मतलब उसी में अलग से रिजर्वेशन दे देंगे, लेकिन बिल्कुल सेपरेट नहीं देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे कि जो डिप्रेस क्लास के लोगों को सिर्फ डिप्रेस क्लास की मतलब इलेक्शन हो सकती है वो ही चुनेंगे। ओके, वो नहीं करते, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम दे देते हैं कि मतलब उनको बीच में ही मतलब अलग से रिजर्वेशन मिल जाएगी। तो इस पे मतलब सहमति हुई थी। तो फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया, मतलब कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, सेकंड में कांग्रेस ने हिस्सा लिया, थर्ड में फिर से कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी दूसरी में ही कॉन्फ्रेंस जो हुई उसी में वो गुस्से में आ गए, नाराज हो गए कि उन्होंने बोला फिर से कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर से ये कुछ ना कुछ ऐसी कोई पॉलिसी लाएंगे। ओके, तो ये था। तो इसके बाद उन्होंने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करी। इंडिविजुअल मतलब पर पर्सन, एक पर्सन। उनको लगा कि अभी मैं बड़ी मूवमेंट कोई लॉन्च करूंगा, आंदोलन, तो अभी पता नहीं लोग तैयार है कि नहीं, तो मैं पहले छोटे लेवल की करता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो इसके लिए विनोद भावे पहले चुने गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के लिए। ओके, इसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, एक्ट्स में अलग से पढ़ेंगे। फिर ऑल इंडिया किसान सभा बनी इस टाइम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन आता है किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया। बर्मा इंडिया से सेपरेट हो गया बर्मा मतलब म्यांमार इंडिया से सेपरेट हो गया 1935 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे जो हुआ, इस टाइम क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। मैकडोनाल्ड जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट क्या निकला, डिप्रेस क्लास का इशू हुआ, ठीक है। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ जिसमें गांधी जी को भूख हड़ताल से बचाया गया, ठीक है। उनका जो मतलब एग्रीमेंट करके जो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ कि डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ओके, हर चीज़ में। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ऑल इंडिया किसान सभा बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। और म्यांमार जब बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से। उसके बाद लॉर्ड लिथिंगो, ठीक है, इसके टाइम क्या हुई, अब क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1935 के बाद कि अब जो है भारत में इलेक्शन होनी थी, ठीक है। तो इलेक्शन जो हुई, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई 1936-1937 में, ठीक है। इसमें जो पार्टी जो बहुमत से आई, जिसने मैक्सिमम सीट जीती, ठीक है, वो थी कांग्रेस, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने मेजर सीटें जीती, लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, ठीक है, ब्रिटिश को क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी तो जो ब्रिटिश थी उनको इंडियन सेना की ज़रूरत थी, ठीक है, इंडियन आर्मी की ज़रूरत थी, इंडियन सेना की ज़रूरत थी, ओके। तो हुआ गया था कि इंडिया जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी तब ब्रिटिश ने बोला कि हमें भारतीय सेना की ज़रूरत है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला ठीक है आप हमारी सेना ले लो, लेकिन आप हमें वादा करो कि आप मतलब कि हमें स्वतंत्रता दोगे, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी तो ब्रिटिश अपने वादे से मुकर गई, इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी बातों में नहीं आना चाहती थी, ठीक है। उन्हें चाहिए था कि हमें पहले आप बोलो, लिख के दो कि आप हमें आज़ाद कर रहे हो, ठीक है, हमें फ्रीडम दे रहे हो, तब हम अपनी सेना को आपकी हेल्प के लिए भेज देंगे, ओके। तो लेकिन ब्रिटिश ने बोला हम लिख के कुछ नहीं दे रहे, ओके।
तो इसीलिए इसी गुस्से में आके कांग्रेस ने करा रेजिग्नेशन दे दिया। जो कांग्रेस मिनिस्टर चुने गए थे उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। लेकिन इसकी खुशी किसको हुई, मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग ने मनाया डेलीवरेंस डे, सेलिब्रेशन डे, ठीक है, खुशी का दिन मनाया इस बात का कि लो ये तो जीते थे, जीत के पार्टी में आए थे, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी ना, इनकी मेजर पार्टी बनी थी, तो इनको क्या इस्तीफा देना पड़ गया, तो उन्होंने सेलिब्रेशन डे मनाया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेलीवरेंस डे मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया। ओके, तो इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के एक सेशन मीटिंग के। तो लेकिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो उन्होंने बोला अभी सही टाइम है, हम कोई और मतलब बड़ा आंदोलन स्टार्ट करते हैं और ब्रिटिश को बाहर निकालते हैं, क्योंकि यही सही टाइम है, क्योंकि ब्रिटिश उसमें बिजी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको क्या है अभी लॉस होगा तगड़े वाला। तो अभी सही टाइम है कि हम ब्रिटिश को बोले अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं कुछ भी बोल के कि हमें देश आज़ाद कर दो, नहीं तो हम आंदोलन कर रहे हैं। ओके, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी बोले ब्रिटिश पहले ही परेशान चल रहे हैं, तो हमें इस टाइम उनका मतलब सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, या फिर अपनी जो भी हमने बात मनानी है तो हम तरीके से मनाएंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे ऐसे ब्रिटिश फिर से नहीं जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो फिर से हमारा वही हाल रहेगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक अलग से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि लड़ेगी किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, देश आज़ादी के लिए। ओके, तो दूसरी तरफ जब ये चल रहा था, सारा सिस्टम चल रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, ब्रिटिश भी अब कमज़ोर हो रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मतलब इंडिया अब साथ नहीं देगा, इंडिया के बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। दूसरा मुस्लिम लीग को भी पता था कि उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी प्रॉब्लम थी और ब्रिटिश से भी प्रॉब्लम थी। उनको था कि हमें एक सेपरेट रिकॉग्निशन चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए। तो इसकी मांग उठने लगी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की अलग से मांग उठने लगी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का अलग ही था, उनको बस अपना था कि हमें अलग नेशन चाहिए। तो उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया 1940 में मुस्लिम लीग ने, ठीक है। उसके बाद जो वॉइस रॉय थे उनके द्वारा अलग अलग ऑफर दिए गए भारत को कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, डोमिनियन स्टेटस कि आप अपनी सरकार बनाइए, ऊपर हमारा चलेगा, हमारा फैसला होगा, तो आप डोमिनियन स्टेटस का आपको स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन वो भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया अब उनकी बातों में नहीं आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे ऑफर लेके आए, जैसे कि अगस्त ऑफर लेके आए, क्रिप्स मिशन लेके आए, ठीक है, भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मनाने के लिए। लेकिन जब ये फाइनल हो गया कि नहीं, मतलब कि ब्रिटिश का ये सारे जो प्लान है वो फेल है, जब क्रिप्स मिशन आया तो गांधी जी को भी हो गया कि ब्रिटिश हमें बेवकूफ़ बना रही है, तो अब हम बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस के द्वारा। और उसके दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला मुस्लिम लीग को सिर्फ अपना अलग से नेशन चाहिए था, ठीक है, उनको कोई नहीं पड़ी थी क्या हो रहा है, बस उनको अलग नेशन चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने दूसरी तरफ डिवाइड एंड क्विट स्लोगन लॉन्च करा कराची सेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा कि भारत के दो हिस्से करो, एक भारत रखो, एक अलग से हमें जैसे पाकिस्तान अलग से दो जिसमें मुस्लिम रहे, ठीक है, मुस्लिम नेशन रहे, ठीक है। तो उन्होंने बोला अंग्रेज जो है वो भारत से जाएं लेकिन डिवाइड कर जाएं उससे पहले। ओके, तो ये स्लोगन चला था उस टाइम। तो ये सब हुआ था लॉर्ड लिथिंगटन के टाइम। इलेक्शन हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन दे दिया, मुस्लिम लीग ने अपना स्टार्ट कर दिया कि हमें अलग से अलग नेशन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। ओके, इस टाइम क्रिप्स मिशन आया, अगस्त ऑफर, मतलब ब्रिटिश के तरफ से अलग से अपने फेवर लाए गए बनाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद लॉर्ड वेवल, ठीक है, 1944-1947 में, ठीक है, इनके टाइम वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया गया, गांधी जी को भी बुलाया गया, जिन्ना को भी बुलाया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो लीड कर रहे थे उस टाइम जिन्ना ही कर रहे थे, ताकि आपस में सहमति हो सके, कोई बात मतलब रिजल्ट सामने आ सके क्या करना गया, आगे क्या करना है। लेकिन जब भी कोई ये कॉन्फ्रेंस होती थी, ठीक है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ओपिनियन मैच नहीं करते थे। कोई भी जब बात होती थी तो उनके अलग ओपिनियन रहते थे। अगर
कोई बात में जो नेशनल कांग्रेस मानती थी उस पर मुस्लिम लीग नहीं मानती थी, अगर कोई बात मुस्लिम लीग मानती थी तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानती थी। तो इसके कारण जो भी कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद वो सारी फेल हुई। सी राजागोपालाचारी फार्मूला उन्होंने भी कोशिश करी कि मतलब कोई सोल्यूशन निकले इस बात का, जो मतलब मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, ऐसा कुछ ना हो, बीच में का कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन वो भी फेल रहा। ठीक है, गांधी जिन्ना की टाक हुई, गांधी और जिन्ना के बीच में बात हुई, वो भी फेल हो गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बस इसमें ये बोला गया ठीक है आप इलेक्शन करवा लो, बाद में देखते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बना के इलेक्शन कर लेते हैं। तो इंडियन स्टेट को ग्रुप्स में बांट दिया गया, लेकिन इसका भी बाद में क्या हुआ, कांग्रेस ने बनाई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, जब ये कुछ भी खास हो नहीं रहा था कि मतलब कोई भी मुद्दे पे पहुंच नहीं रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश भी अब पूरा तैयार थी कि हमें अब मतलब इंडिया छोड़ना है। ठीक है, वो अब इस बात पे नहीं अड़ी हुई कि आप हमारे अंडर मतलब आप अपना सरकार बना लो। अब ब्रिटिश को भारत से जाना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे मतलब कि ये मुद्दा इशू उठा था कि अब मतलब कि जितने भी गुलाम देश बना रखे हैं उनको आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश भारत से जाना चाहते थे, लेकिन वो एक अच्छा रिलेशन बना के जाना चाहते थे भारत के साथ, इसलिए वो चाहते थे कि मैक्सिमम भारत जो है, ठीक है, कल को वो सोचे कि ब्रिटिश बहुत अच्छे थे या फिर जाते जाते भी अच्छा काम करके गए। और लेकिन उनको ये भी पता था कि दूसरी तरफ ये इशू भी उठ रहा था कि टू नेशन थ्योरी का, कि मतलब भारत से अलग से एक पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन इसलिए ब्रिटिश जो वॉइस रॉय जितने भी आए या बाहर से आए, तो उन्होंने कोशिश करी कि इसका सोल्यूशन कोई निकल सके, इसे अलग अलग से प्लान लाए गए, कैबिनेट मिशन प्लान आया। फिर फाइनली जो क्लीमेंट एटली थे, जो उस टाइम ब्रिटिश के पीएम थे, उन्हें फाइनली बोल दिया, उन्होंने डेडलाइन दे दी कि हम तो फरवरी 20, 1947 को आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया को आज़ाद करके जा रहे हैं। उन्हें डेडलाइन दे दी, क्योंकि कोई सहमति नहीं हो रही थी। बार बार कभी ब्रिटिश बात करते थे कांग्रेस से, कभी मुस्लिम लीग से, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, नहीं हमें ऐसा करना है, नहीं हमें ऐसा चाहिए। तो उसके कारण क्या हो गया था कि मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश को भी था कि अभी हमें जाना है। इसलिए उन्होंने डेडलाइन दे दी एटली ने कि इस तरीक को हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, ताकि क्विक डिसीजन हो, जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लिया जाए। ओके, तो लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते थे कि भारत के दो हिस्से हो। ठीक है, जब हो भी तो वो बोलते हैं अगर थोड़ा सा ही मतलब अलग से उनको मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम जो भारत है वो यूनाइट रहे, ठीक है, एक जगह पे ही रहे। ओके, तो लेकिन मुस्लिम को दूसरी तरफ हो गया कि हमारी मांग ऐसे तो मानी जाने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे प्लान करा। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार था। डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन हुआ? अगस्त 16, 1946 में। ठीक है, 1946 में, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग को था कि अब तो मतलब दंगा हुआ था इस टाइम, और क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ गई थी, हमें तो अलग से नेशन चाहिए, अलग से पाकिस्तान चाहिए। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था 1945 में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ओके, हमारे स्पेशल बैच स्टार्ट है। अगर आपको कोई भी, जैसे आप कॉम्पिटिटिव पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी न्याब तहसील पंजाब सेक्रेटरी, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी, और भी जैसे कोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप वो भी कोर्सेज ले सकते हो, या फिर आपका फुल हमारा कोर्स है, ठीक है, अनकी बैच। उसमें क्या है कि हम सारे मतलब कि आपको अगर पूरे तैयारी करनी है एक बारी की, आपको पता है कि अलग अलग एग्ज़ाम आने हैं, आपने अलग से सारे फॉर्म ये तीनों ही फिल कर रखे हैं, या फिर सेंटर के एग्ज़ाम भी फिल कर रखे हैं, तो आपको ये है कि हमें तो एक बार में सारा तैयारी करनी है, उसके बाद हम एग्ज़ाम देते रहेंगे। तो हमारा अनकी बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने एक से ज़्यादा एग्ज़ाम फिल कर रखे हैं, क्योंकि उसमें हम फुल कोर्स की तैयारी कराते हैं, पूरा GS, मैथ, रीजनिंग, पंजाब GK, पंजाब ग्रामर, इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर, उसमें सारा फुली सिलेबस हम करवाएंगे। ओके, और यकीन कीजिए अगर आपकी एक बार आप हमारा कोर्स खरीदेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, उसके बाद आप खुद देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप एग्ज़ाम को ईजिली क्या क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि हम जो क्लासेस करते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, हम ज़्यादा डिटेल में ये नहीं है कराते, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, लेकिन ये नहीं हम बहुत ज़्यादा वीडियो 300-400 वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। हम मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट कराते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। उसके बाद क्या आपको PDF भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, और MCQ भी प्रोवाइड किया जाएगा।
और इम्पोर्टेंट 21 नवंबर से ठीक है हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है। ठीक है, ऑफलाइन अगर आपको यहाँ आके पढ़ना है तो आप यहाँ आके भी तैयारी कर सकते हो। ओके, और हमारा ये नंबर है 8447483373। अगर आपको कोई डाउट है ठीक है आप इस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, डेरा बस्सी मोहाली में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ आके भी अपनी तैयारी कर सकते हो। हमारा 21 नवंबर से स्टार्ट है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर इस नंबर से कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या हम 3 महीने का कोर्स कराएंगे जिसमें हम आपका फुली सिलेबस आपकी तैयारी करवा देंगे। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सेंटर का दीजिए चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्योंकि हमारे बच्चे हमारे पहले भी सिलेक्शन हुई है और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चे एडमिशन ले उनकी सिलेक्शन कंफर्म हो। ओके, तो बाकी जो गाइडेंस वगैरह है, जो कंटेंट है, क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो हम पे छोड़ दिए, वो हम अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे। आपका काम रह जाएगा उसको रिवाइज करने का। ओके, तो अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो कोई भी आपको डाउट आप इस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जाने जाते थे अपने क्विक डिसीजन की वजह से कि जो भी फैसला करते हैं जल्दी करते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948 तक रहे। ठीक है, इन्होंने जून 3 प्लान अनाउंस करा, जून 3, 1947। ठीक है, जिसमें बोला कि अब हम देश आज़ाद करने वाले हैं। तो इन्होंने बाउंड्री डिवाइड कर दी जैसे कि उनको क्लियर हो गया था कि मतलब मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए। इसलिए जो रेड क्लिफ थे, ठीक है, रेड क्लिफ पर्सन थे, उनको पार्टीशन बुलाया गया पार्टीशन करने के लिए। जो बंगाल और पंजाब, ठीक है, पंजाब का जो एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पंजाब, इनको डिवाइड कर दिया गया। कुछ जो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ पंजाब का इधर रह गया। ठीक है, बंगाल का भी ऐसे, तो ऐसे करके पंजाब की पार्टीशन कर दी गई, मतलब इंडिया का 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ओके, और ठीक है, इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, पार्टीशन होगी इंडिया पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये देश आज़ाद होने के बाद भी भारत में रहे थे, ताकि बाकी भी चीज़ें समझ सकें, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और जो भारत के नए लीडर थे उनको कैसे काम करना है, कैसे मतलब इनका मतलब कैसे ब्लूप्रिंट होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसे बनना, तो उसके लिए इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 14 अगस्त 1957 को भारत के 2 हिस्से हो गए, इंडिया पाकिस्तान। ओके, इनके बाद सी राजा गोपालाचार्य 1948 से 1950 तक रहे। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, क्योंकि वॉइस रॉय की पोस्ट भी खत्म कर दी गई थी, वॉइस रॉय की पोस्ट खत्म कर दी गई थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्योंकि इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया उसके अंदर वॉइस रॉय की पोस्ट को खत्म कर दिया गया, इसकी जगह बोला गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो माउंटबेटन थे इसलिए इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। जब ये देश आज़ाद होने के बाद चले गए तो सी राजा गोपालाचार्य बने। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद इस पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ की पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है लास्ट वॉइस रॉय कौन थे, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वॉइस रॉय। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब फ्री इंडिया किसे बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को। और लास्ट, क्योंकि ये पोस्ट खत्म कर दी गई बाद में, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बोलते हैं सी राजा गोपालाचार्य, जो कि इंडियन थे। ठीक है, थे ओनली इंडियन गवर्नर जनरल जो ऑफिस में रहे 1948 से लेकर 1950, क्योंकि 1950 के बाद इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। ओके, समझ आया? ऐसे करके ये क्वेश्चन आएंगे। या फिर आ जाए कौन सा इंडियन गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, फ्री इंडिया देश आज़ाद होने के बाद, सी राजा गोपालाचार्य। तो ये सारे थे हमारे गवर्नर जनरल जो हमने सारे कर लिए हैं आज। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे MCQ, जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते होंगे। अब आप इन क्वेश्चनों के ईजिली आंसर कर सकते हो।
ओके, क्योंकि आपने सारे गवर्नर जनरल पढ़ लिए हैं और एक तरह की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी रिवीजन भी हो गई होगी कि कैसे कैसे कौन सा टॉपिक है, ठीक है, क्या क्या हुआ, रोल एट एक्साइनमेंट कमीशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारा भी आपका अच्छे से मतलब रिवाइज हो गया होगा थ्रू गवर्नर जनरल। ओके, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व कर लोगे। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, या एमसीक्यू चाहिए, तो हमारा एग्ज़ाम की क्लासेस चैनल है, एग्ज़ाम की क्लासेस ऐप है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, चाहे हमारा टेलीग्राम है इसी नाम से एग्ज़ाम की क्लासेस, उस पर भी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, और एमसीक्यू भी पीडीएफ अवेलेबल है, तो हम एमसीक्यू भी आपको कराएंगे और ऐसे हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।